चलिए, हम लोग कल पढ़े थे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर सब्सटेंस को, सॉलिड को 5 भागों में हम लोगों ने डिवाइड किया था। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में हम लोगों ने देखा था कि वैसा पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित नहीं होता है डायमैग्नेटिक पदार्थ कहलाता है। इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है। दूसरा हम लोग पढ़े थे पैरामैग्नेटिक कि वैसा पदार्थ जिसमें चुंबक के प्रति आकर्षण हो परंतु आकर्षण क्षमता कम हो और इसमें ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 या 2 हो, तो वह क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। और तीसरा पढ़े थे कि वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में काफी प्रबलता से, मजबूती से आकर्षित होता है तथा चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर भी उसमें चुंबक का गुण उपस्थित रहता है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहलाता है। यहां तक हम लोग देखे थे। नेक्स्ट हम लोग पढ़े एंटी फेरोमैग्नेटिक। चौथा नंबर एंटी फेरोमैग्नेटिक। प्रतिलौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय एंटी फेरोमैग्नेटिक। अब यहाँ पर इसको पहले हम लोग एक उदाहरण से समझे, तब ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि एंटी मतलब क्या होता है, विरोधी। आप कहते हैं एंटी पार्टी है, तो मतलब एंटी पार्टी है मतलब आपके विरोधी पार्टी को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी पार्टी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 2 शब्द में इसको बांट दे, एंटी और फेरोमैग्नेटिक, तो जो फेरोमैग्नेटिक का एंटी होगा, विरोधी होगा, उसको हम लोग एंटी फेरोमैग्नेटिक कह सकते हैं। तो वहां पर हम लोगों को इसका डिफिनीशन पढ़े थे फेरोमैग्नेटिक का, जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकित हो जाता है। तो अब इसका डिफिनीशन हम लोग निकालना चाहेंगे कि वैसा पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 या 2 से अधिक होगा, लेकिन वह डाईमैग्नेटिक का गुण प्रदर्शित करेगा। मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन वह चुंबक से आकर्षित नहीं हो, तो चुंबक का विपरीत गुण उसमें प्रदर्शित किया, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक। फिर जरा दिमाग में देखिए कि अगर कोई बहुत ताकतवर आदमी हो और बिल्कुल वह कहीं पे जाए तो तुरंत भय से भाग जाए, तो उसके गुण के जस्ट विपरीत हो गया। तो ठीक उसी तरह कोई पदार्थ को होना चाहिए था फेरोमैग्नेटिक और वह गुण प्रदर्शित करे डाईमैग्नेटिक का, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो चलिए इसको लिखिए, एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। चलिए लिखिए, तो वैसा पदार्थ जिसे फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए, वैसा पदार्थ जिसे फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए परंतु डाईमैग्नेटिक का गुण प्रदर्शित करता है, डाईमैग्नेटिक का गुण प्रदर्शित करता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक कहलाता है। वैसा पदार्थ जिसे फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए परंतु डाईमैग्नेटिक का गुण प्रदर्शित करता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक कहलाता है।
जैसे अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल इसको जरा ध्यान से देखें तो समझ में आ जाए। दिमाग में सेट यही रखना है कि होना चाहिए था उसको फेरोमैग्नेटिक, और गुण प्रदर्शित करता है डायमैग्नेटिक का, मतलब चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और फिर भी वह चुंबक से आकर्षित नहीं हो रहा है, तो वो डायमैग्नेटिक गुण होगा और इसीलिए उसको कहेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक। एग्जाम्पल देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल यहां पर लिखे Fe3O4। Fe3O4 ये जो बना हुआ होता है, यह क्या क्या चीज से मिलकर बना हुआ है, जरा इसको तोड़ दें तब समझ में आ जाएगा। Fe3O4 बना हुआ होता है FeO और Fe2O3 मिलकर, दोनों को जोड़िए तो 2 और 1 3, तो Fe3 ऑक्सीजन 3 और 1 4, तो Fe3O4 हो गया। मतलब Fe3O4 FeO और Fe2O3 के मिलने से बना हुआ होता है, और इसको हम लोग कहते हैं फेरस ऑक्साइड, और इसको कहेंगे फेरिक ऑक्साइड। तो फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, और ये दोनों को मिलने से बना, तो अस और इक दोनों है, इसलिए इसका नाम है फेरसोफेरिक ऑक्साइड। तो फेरसोफेरिक ऑक्साइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। कि फेरसोफेरिक ऑक्साइड का निर्माण फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड से मिलने से बना हुआ है। अब इसमें Fe3O4 पर हम लोग विचार करें कि इसके एक ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2, तो 4 का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया, -8 हो गया। और इसमें जरा देखें तो इसका कितना हो जाएगा, 8/3, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, 8/3 हो गया। अब इस दोनों का ऑक्सीकरण संख्या पर विचार करें, इसका कितना -2, इसका कितना हुआ +2, इसका -6, तो होना चाहिए +6, तो एक परमाणु पर कितना +3। मतलब इसमें दो तरह का Fe है, Fe++ और Fe++। पहले इतना तक बात दिमाग में रखिए कि फेरस ऑक्साइड में Fe का ऑक्सीकरण संख्या +2 और फेरिक ऑक्साइड में Fe का ऑक्सीकरण संख्या +3। तो फेरसोफेरिक ऑक्साइड जो है, जो +2 वाला और +3 वाला दोनों को मिलने से बना हुआ है। चलिए पहले एक बात, अब हम लोग विचार करें Fe पर, तो Fe आर्गन 4s2 3d6, तो आर्गन अब 4s के बदला एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, और 3 और d के बदला कितना ऑर्बिटल, तो 5 ऑर्बिटल, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, तो 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो है यहाँ पर। अब इसको हम लोग Fe++ के रूप में अगर हो, तो इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 4s, इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गया, और 3d6। तो अब बताइए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कितना दिखाई पड़ा, 4। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 4 इसमें है, +2 वाला में। अब जरा फिर देखिए 3 वाला का बात हम लोग करेंगे, +3 वाला का, मतलब इस Fe3 में, तो इसने कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इस स्थिति में क्या होगा, आर्गन 4s0, क्योंकि इसमें का 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब एक और इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, तो 3d से। तो 3d से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब इसमें से 6 के जगह कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 5।
तो फिर हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि Fe++ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, 4, और Fe++ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, 5। तो हाँ, तो ये 4 भी है और 5, और आप पहले पढ़ चुके हैं फेरोमैग्नेटिक में कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 से अधिक होगा वह क्या हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक। तो इसको होना चाहिए फेरोमैग्नेटिक और इसको भी होना चाहिए फेरोमैग्नेटिक, और ये दोनों के कारण Fe3O4 को क्या होना चाहिए था, फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन यह फेरोमैग्नेटिक का गुण प्रदर्शित नहीं करता है। इस पर हम लोगों को समझना है। तो इतना बात उतार दिए क्योंकि हम ऊपर अभी मिटाकर फिर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसको यहाँ पर इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है कि फेरसोफेरिक ऑक्साइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। अब हम जब Fe3O4 के लिए इसका लैटिस स्ट्रक्चर बनाए तो इसमें Fe है और O है, तो हम बनाए यहाँ FeO Fe, फिर यहाँ पर O FeO FeO। चलिए अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए ना, ये दिखाई पड़ जाएगा कि एक के पास 4 था और एक के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर इस Fe को हम लोग ले तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा, इसके लिए तो एक लेयर में सभी जगह Fe पर कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे लेयर में इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। तो यहां पर जो 5 इलेक्ट्रॉन है वह इसके स्ट्रक्चर में एक दूसरे के विपरीत सज गया। तो एक दूसरे के विपरीत सज गया, जरा इसको ध्यान से देखना कि एक लेयर है क्लॉकवाइज और दूसरा लेयर है एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा लेयर एंटी क्लॉकवाइज। इसको जरा ध्यान से समझना इसको। हाँ, फेरसोफेरिक ऑक्साइड हम लोग बात कर रहे थे कि Fe का ऑक्सीकरण संख्या +2 भी है और +3 भी है। अब इसको जरा ध्यान से देखना कि जैसे इधर हम लोग पहले इसको दिमाग में लगाओ कि इधर एक हाथ में 1 2 3 4 उंगली और इधर वाला में 5। तो अगर दोनों को यहां पर हम ऐसे लाएं तो 4 के ताकत को तो 4 क्या करेगा, खत्म कर देगा। तो बच गया कितना, 1 बच गया। तो ई क्लॉकवाइज और ई एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो इस 4 के ताकत को ई 4 क्या करेगा, खत्म कर देगा। तो बचा कितना, 1 के कारण। तो यही बात यहां पर है, इसको देखो ध्यान से कि एक लेयर में Fe का कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है, 4, और दूसरे लेयर में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5। एक में 4 और एक में 5 है। तो ई 4 के मैग्नेटिक मोमेंट को इसका 4 को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो इसमें अब चुंबकीय आघूर्ण कितना इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन के कारण। तो जब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय गुण प्रदर्शित किया तो अच्छा एक प्रॉब्लम आ गया। हम लोग उदाहरण ले लिए एक दूसरा, इसको जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इसको एंटी फेरोमैग्नेटिक नहीं बल्कि फेरी मैग्नेटिक कर, इसको जो हम लोग हेडिंग बनाए थे एंटी फेरोमैग्नेटिक, उसको फेरी मैग्नेटिक कर दो, फेरी मैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो फेरी मैग्नेटिक कर दीजिए। बात समझा कि नहीं। हम लोग जो हेडिंग बनाए थे ना एंटी फेरोमैग्नेटिक,
उसको फेरी मैग्नेटिक कर दीजिए। अब हम एंटी फेरोमैग्नेटिक अब लिखाएंगे। बात समझ में आया? तो लोहा के पास यहां पर एक के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और दूसरा के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 4 के मैग्नेटिक मोमेंट को 5 वाला क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो बच गया कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें जो चुंबकीय आघूर्ण होगा कितने इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन के कारण। और इसीलिए यह क्या कहलाएगा, फेरी मैग्नेटिक। और यह गुण प्रदर्शित कैसा करेगा कि पारामैग्नेटिक का गुण प्रदर्शित करेगा। तो चलिए अब इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसको बना लीजिए, इस पिक्चर को बना लो ऊपर वाला को, और तब हम लोग लिखते हैं। हेडिंग बना के लिखना किस में, फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक। चलिए इसको लिखिए। तो वैसा पदार्थ जिसे फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए, वैसा पदार्थ जिसे फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए, परंतु पारामैग्नेटिक का गुण प्रदर्शित करता है। वैसा पदार्थ जिसे फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए परंतु पारामैग्नेटिक का गुण प्रदर्शित करता है। पारामैग्नेटिक का गुण प्रदर्शित करता है, फेरी मैग्नेटिक कहलाता है। फेरी मैग्नेटिक कहलाता है। एग्जाम्पल, वैसा पदार्थ जिसे फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए परंतु पारामैग्नेटिक का गुण प्रदर्शित करता है, फेरी मैग्नेटिक कहलाता है। एग्जाम्पल लिखना, Fe3O4, Fe3O4, Fe3O4। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, Fe3O4 का निर्माण, Fe3O4 का निर्माण FeO एवं Fe2O3 के मिलने से होता है। Fe3O4 का निर्माण FeO एवं Fe2O3 के मिलने से होता है। अतः Fe3O4 को फेरसोफेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। Fe3O4 को फेरसोफेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। फेरसोफेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। FeO में नीचे से लिखना, उसमें
FeO में Fe का ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। FeO में Fe का ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, लिखा गया। तथा Fe2O3 में Fe का ऑक्सीकरण अवस्था Fe2O3 में Fe का ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। FeO में Fe का ऑक्सीकरण अवस्था +2 है तथा Fe2O3 में Fe का ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। उसी में लिखना कि Fe++ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या Fe++ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है तथा Fe++ में ऐसे Fe पर 3 प्लस चार्ज, Fe++ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखना आप। इसमें एक वर्ड आया डोमेन। चलिए इसको जरा डोमेन कहेंगे क्या कि इस स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, उसको डोमेन कहा जाता है। कि किसी भी क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था जो रहता है उसको डोमेन कहा जाएगा। तो चलिए डोमेन इसको हम लोग लिखे यहाँ पर Fe3O4 के, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, Fe3O4 के डोमेन में, Fe3O4 के डोमेन में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ विपरीत दिशा में, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ विपरीत दिशा में सज जाता है, जिससे चुंबकीय आघूर्ण का मान एक इलेक्ट्रॉन के कारण
चुंबकीय आघूर्ण का मान एक इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, अतः यह पारामैग्नेटिक का गुण प्रदर्शित करता है। सॉरी, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, अतः यह पारामैग्नेटिक का गुण प्रदर्शित करता है। अतः यह पारामैग्नेटिक का गुण प्रदर्शित करता है। चलिए फिर से एक बार इसको समझा जाए। फेरी मैग्नेटिक, हेडिंग तो बनाया है ना, फिर से समझ गया होगा। फेरी मैग्नेटिक, चलिए, तो फेरी मैग्नेटिक क्या कहता है कि जिसको होना चाहिए था फेरोमैग्नेटिक, और वह गुण प्रदर्शित करता है क्या चीज का? पारामैग्नेटिक का गुण प्रदर्शित करता है, पारामैग्नेटिक का, उसको क्या कहेंगे? फेरी मैग्नेटिक कहेंगे। अब आपका नेक्स्ट जो है, इसको यहां भी देख सकते हैं कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना था? 4, और यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। तो 4 के मैग्नेटिक मोमेंट को ये क्या करेगा? 4 को कैंसिल कर दिया, इसलिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट का इलेक्ट्रॉन के कारण? 1 इलेक्ट्रॉन के कारण, और इसीलिए उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान 1 इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। तो वह कम चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करेगा, और वह कहलाएगा फेरी मैग्नेटिक, और वह गुण प्रदर्शित करेगा पारामैग्नेटिक का। अब नेक्स्ट और लास्ट यहां पर हेडिंग बनाओ, एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक हेडिंग बना लीजिए, एंटी फेरोमैग्नेटिक। हाँ, हाँ, तो इसमें क्या होगा? म्यू का मान कितना का इलेक्ट्रॉन के कारण होगा? 1 इलेक्ट्रॉन के कारण। 4 को 4 क्या किया? कैंसिल कर दिया, तो 1 के कारण क्या हो जाएगा? √n+2 बराबर कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। मतलब हम लोग का है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पर कितना उपस्थित है। तो अगर 0 रहेगा तो डाईमैग्नेटिक, 1 और 2 रहेगा तो पारामैग्नेटिक, और 2 से अधिक रहेगा तो वहां क्या हो जाएगा? फेरोमैग्नेटिक होगा। तो ये दोनों केस जो होगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक, वह सामान्य से अलग गुण प्रदर्शित कर रहा है। तो होना चाहिए था फेरोमैग्नेटिक का गुण प्रदर्शित किया किसका? पारामैग्नेटिक का, तो हो गया फेरी मैग्नेटिक। अब नेक्स्ट यहाँ पर पहले बनाइए, तो हम पांचों को एक साथ फिर क्लियर करेंगे कि एंटी फेरोमैग्नेटिक लौ चुंबकीय। हेडिंग बना लो, एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी का मतलब हुआ विपरीत, तो होना चाहिए फेरोमैग्नेटिक और गुण प्रदर्शित करेगा डाईमैग्नेटिक का, तो उसको कहेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक। चलिए पहले लिखिए, चलिए लिखो तो कि वैसा पदार्थ जिसे फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए, वैसा पदार्थ जिसे फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए, परंतु डाईमैग्नेटिक का गुण प्रदर्शित करता है, परंतु डाईमैग्नेटिक का गुण प्रदर्शित करता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक कहलाता है।
वैसा पदार्थ जिसे फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए परंतु डाईमैग्नेटिक का गुण प्रदर्शित करता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक कहलाता है। एंटी फेरोमैग्नेटिक कहलाता है। जैसे अब यहां पर एक एग्जाम्पल लें। एग्जाम्पल MnO मैग्नीज ऑक्साइड, इसको कहेंगे मैग्नीज ऑक्साइड। अब इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 और मैग्नीज का कितना हो गया +2। तो Mn का सामान्य अवस्था में इसका परमाणु संख्या 25, तो 25 हो गया। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, आर्गन 4s2 3d5, आर्गन 4s2 3d5। अब आर्गन यहाँ पर है तब 4 के बदला 4 लिखे, s में का इलेक्ट्रॉन 2 3 और d के बदले यहाँ पर कितना ऑर्बिटल दे दें 5, और यहाँ इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितना है 5 है। अब Mn पर यहाँ पर चार्ज कितना +2, तो Mn+2 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकला कहां से 4s से। तो चलिए इसका आर्गन 4s में तो कितना हो गया 0, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, और d में कितना इलेक्ट्रॉन है तो 5, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना लिख दें 5, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 5। अब जो हम लोग पुराने टॉपिक में पढ़े थे पहले कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 तो डाईमैग्नेटिक, 1 और 2 है तो पैरामैग्नेटिक, और 2 से अधिक है तो फेरोमैग्नेटिक। तो इसको होना चाहिए था क्या चीज फेरोमैग्नेटिक, लेकिन ये फेरोमैग्नेटिक नहीं होके डाईमैग्नेटिक, एक्सेप्शनल केस है कि यह फेरोमैग्नेटिक नहीं होके कैसा गुण प्रदर्शित करता है डाईमैग्नेटिक का गुण प्रदर्शित करता है। तो काहे डाईमैग्नेटिक का गुण प्रदर्शित किया, इसको हम लोग स्ट्रक्चर से देखें। पहले एक बात दिमाग में सेट हुआ कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नीज के पास कितना है तो 5 है, और इसको होना चाहिए था क्या चीज फेरोमैग्नेटिक। चलिए अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका लैटिस स्ट्रक्चर बनेगा तो MnO MnO Mn इस तरह से, तो यहाँ O Mn चलिए ये हमारा मैग्नीज ऑक्साइड का ये डोमेन तैयार हो गया, मतलब इसका लैटिस स्ट्रक्चर क्रिस्टल लैटिस तैयार हो गया। अब इस Mn के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी हम लोग तुरंत देखे थे कितना है 5, तो सबके पास अनपेयर्ड, सब मैग्नीज के पास कितना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। अगर यह पांचों एक दिशा में सजा होता तो इसका चुंबकीय आघूर्ण काफी मजबूत हो जाता और यह फेरोमैग्नेटिक गुण प्रदर्शित करता। लेकिन होता इसमें क्या है कि MnO को अगर हम चुंबक के नजदीक ले जाएं तो यह चुंबक से आकर्षित नहीं होगा, मतलब मैग्नीज ऑक्साइड को हम चुंबक के नजदीक ले जाएं तो यह चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। इसका कारण क्या है, अब इसको आप ढूंढ कर बता दीजिए। कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 5 था, अब इसके स्ट्रक्चर में इसके दूसरे लेयर में यहाँ देखिए, यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 5 है, लेकिन यह कैसा है क्लॉकवाइज, और यहाँ क्या बना एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर 5 गो क्लॉकवाइज या 5 गो एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो इसके चुंबकीय आघूर्ण को क्या करेगा खत्म कर देगा, तो खत्म कर देगा तो कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया 0 हो गया। तो इसको बनाने में एक ही सावधानी आप रखेंगे, इस पर सब क्लॉकवाइज, तो यहाँ क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहाँ पर क्या रखिएगा 5 क्लॉकवाइज,
तो नेक्स्ट लेयर फिर क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब यहां कुल मिलाकर देखा जाए कि MnO को जालक संरचना में इसके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ विपरीत दिशा में सजा रहता है, जिससे कुल चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 हो जाता है, और इसीलिए यह कैसा प्रदर्शित करता है गुण, डाईमैग्नेटिक का गुण प्रदर्शित करता है। तो चलिए इसको स्ट्रक्चर बना के इसके नीचे से लिखना, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो। चलिए पिक्चर बना लीजिए, तो जरा इसको लिखिए। तो MnO के जालक संरचना में, MnO के जालक संरचना में Mn के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है, जो डोमेन में एक दूसरे के विपरीत रूप से सजा होता है। एक दूसरे के विपरीत सजा होता है, जिससे कुल चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 हो जाता है। कुल चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 हो जाता है। अतः यह चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। तथा यह डाईमैग्नेटिक का गुण प्रदर्शित करता है। तो पूरा अगर हम लोग एक जगह पर अगर लिखे, तो जरा ध्यान से इसको देखिए तो समझ में आ गया। चलिए कैसे, तो पूरे पदार्थ को हम लोग कितने भाग में बांट दिए थे, 5 भाग में। डाईमैग्नेटिक, दूसरा हम लोग लिखे थे पैरामैग्नेटिक, तीसरा फेरोमैग्नेटिक, उसके बाद एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। इसको यहां पर देख लो तो पूरा याद हो जाएगा एक बार में।
यह चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। डायमैग्नेटिक, एकदम एक लाइन का डेफिनेशन याद रखो, जो चुंबक से आकर्षित नहीं होता है डायमैग्नेटिक पदार्थ कहलाता है। दूसरा, पारामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ये दोनों चुंबक से आकर्षित होगा, लेकिन पारामैग्नेटिक के चुंबकीय आकर्षण क्षमता का मान कम होता है और फेरोमैग्नेटिक के आकर्षण क्षमता का मान ज्यादा होता है। अब यहां पर दिमाग में सेटिंग कीजिए, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 0। इसमें कितना रहेगा? 1 या 2। इसमें कितना रहेगा? 3, 4, 5। तो डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना तक होता है? 5 इलेक्ट्रॉन तक होता है। तो जो चुंबक से आकर्षित नहीं हो, याद रहना चाहिए आपको डिफिनीशन, वैसा पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित नहीं होता है डायमैग्नेटिक पदार्थ कहलाता है। दूसरा, वैसा पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित होता है परंतु जिसके आकर्षण क्षमता का मान कम होता है पारामैग्नेटिक कहलाता है। तीसरा, वैसा पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित होता है तथा जिसका आकर्षण क्षमता बहुत अधिक होता है और चुंबक को हटा लेने पर भी इसमें चुंबक का गुण रहता है, तो उसको क्या कहेंगे? फेरोमैग्नेटिक। अब ऐसा यहां पर देखिए अगला, एंटी फेरोमैग्नेटिक, कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, 4, 5 हो सकता है परंतु ये गुण किसका प्रदर्शित करेगा? डायमैग्नेटिक का। तो देखो इसका एक लाइन का डिफिनीशन, कि वैसा पदार्थ जिसको होना चाहिए फेरोमैग्नेटिक, होना चाहिए फेरोमैग्नेटिक, और गुण प्रदर्शित करता है डायमैग्नेटिक का, क्या कहलाएगा? एंटी फेरोमैग्नेटिक। और फेरीमैग्नेटिक, वैसा पदार्थ जिसको होना चाहिए था फेरोमैग्नेटिक, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? 3, 4, 5। तो ऐसा पदार्थ जिसको होना चाहिए था फेरोमैग्नेटिक और गुण प्रदर्शित करे किसका? पारामैग्नेटिक का, तो क्या कहलाएगा? फेरीमैग्नेटिक। तो 5 लाइन में पांचों का उत्तर देखिए, जो चुंबक से आकर्षित नहीं होगा डायमैग्नेटिक। दूसरा, जो चुंबक से आकर्षित होगा परंतु आकर्षण क्षमता कम होगा पारामैग्नेटिक। और जो चुंबक से बहुत अधिक तीव्रता से आकर्षित होगा फेरोमैग्नेटिक होगा। ठीक है, तीनों, ये तीनों तो बिल्कुल कॉमन हो गया। अब यहां पर दोनों पर एंटी फेरोमैग्नेटिक, मतलब जिसको होना चाहिए फेरोमैग्नेटिक और गुण प्रदर्शित करे डायमैग्नेटिक का, क्या कहलाएगा? एंटी फेरोमैग्नेटिक। और वैसा पदार्थ जिसको होना चाहिए था फेरोमैग्नेटिक और गुण प्रदर्शित करे किसका? पारामैग्नेटिक का, तो क्या होगा? फेरीमैग्नेटिक। तो ये पांचों में से नोट्स लिखने के लिए आपको एक रहता है, निश्चित तौर पे रहता है। तो ये पांचों का अलग अलग आप नोट्स तैयार कर लेना, डायमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। और इसमें क्वेश्चन कैसे रहता है? या तो आपको नोट्स लिखने के लिए रहता है और नहीं तो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, कि जैसे कि क्वेश्चन हम लोग लिखे थे ऐसे, CuCl2 डायमैग्नेटिक होगा कि पारामैग्नेटिक होगा कि फेरोमैग्नेटिक होगा कि एंटी, मतलब 4 गो ऑप्शन दे देगा, अब आपको निकालना है। तो अब एक दो एग्जाम्पल बना लीजिएगा तो आसानी हो जाएगा बनाना। हम 1-2 क्वेश्चन भी दिए थे आपको, जरा इसको देखो तो CuCl2 क्वेश्चन रहेगा ऐसे कि यह क्या होगा? डायमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। अब आपको निकालने आना चाहिए, तो सबसे पहले क्या कर देना? इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल दी, तब -2 और +2, तो कॉपर का ऑक्सीकरण अवस्था कितना हो गया? इसमें +2 हो गया। अब बताइए कि कॉपर का परमाणु संख्या 29, तो आर्गन 4s2 3d9 ये होता है। और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से जब चला जाता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है? 10 और यहाँ 1। लेकिन यहाँ कॉपर का ऑक्सीकरण अवस्था कितना दिखाई पड़ रहा है? +2। तो इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा।
तो अब 2 इलेक्ट्रॉन जब निकला तो 4s0 और 3d9, तो 4s और 3 और d9, तो 9 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गया। अब बताइए खुद आप यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कितना दिखाई पड़ रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां कितना दिखाई पड़ा? 1 है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 1। अब खुद आप होशियार हैं, बताइए तो यह डाईमैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक की फेरोमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि 0 आता तो क्या लिखते हैं? डाईमैग्नेटिक। 1 और 2 आया तो पैरामैग्नेटिक, और 2 से अधिक आ गया तो क्या हो गया? फेरोमैग्नेटिक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये पांचों में से कोई ना कोई टॉपिक आपको यहां पर नोट्स के लिए आपसे अक्सर पूछा जाता है। चलिए, तो इस तरह से आपका टॉपिक वाइज जो हम लोगों को पढ़े सबसे पहले, तो इस तरह से हम लोग देखे पांचों भाग: डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। तो इस तरह से आपका सॉलिड स्टेट का टॉपिक सब कंप्लीट हो गया। लेकिन अब हम लोग नेक्स्ट डे इसको रिवीजन करा देंगे टोटल को, और तब कुछ इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बना था। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 ही 2 टॉपिक पर बनाए थे हम लोग। अब इस चैप्टर का जो और होगा, ऐसे हम कहे थे कि बना लेने के लिए, लेकिन 2-3 टाइप का और जो होगा उसमें नेक्स्ट डे हम लोग उसको देख लेंगे।